हाँ, तो हम लोग का इलस्ट्रेशन 17 स्टार्ट होगा। इलस्ट्रेशन 17 में हम लोग को बोल रहा था कि WACC निकालो। WACC के ऊपर क्या होता है, इसके ऊपर एक सम हम लोग इलस्ट्रेशन 16 कर चुके थे, तो अभी आगे बढ़ रहे हैं। इसमें हम लोगों का जितना सोर्स है उतना कॉस्ट निकालना पड़ेगा। सबसे पहला सोर्स है हम लोग का डिबेंचर। यहाँ पे हम लोग को तीन सोर्स दिया हुआ है, डिबेंचर, प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर। तो सबसे पहले डिबेंचर दिया है तो हम लोग केडी निकालेंगे। अभी केडी निकालने के लिए सबसे पहले इंफॉर्मेशन में चेक करेंगे नंबर ऑफ ईयर्स दिया है कि नहीं। तो यहाँ हम लोग को डिबेंचर वाले लाइन में क्लियरली दिख रहा है कि 10 ईयर्स दिया है। अगर 10 ईयर्स दिया है तो फिर ये रिडीमेबल डिबेंचर है। रिडीमेबल डिबेंचर का फॉर्मूला ये था, बड़ा वाला फॉर्मूला है रिडीमेबल का। अब ये एक एक करके सारा चीज साइड में कलेक्ट करेंगे। तो आई हम लोगों का बेसिकली क्या है, ये क्लियरली जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया उसमें दिया 10% कूपन रेट। ये 10% कूपन, कूपन का मतलब इंटरेस्ट होता है। तो 10% इंटरेस्ट रेट दिया है, मतलब आई है हम लोगों का 10। फिर टी मतलब टैक्स रेट। टैक्स रेट हम लोगों को सम में कितना दिया है, यहाँ देखो नीचे क्लियरली दिया है कॉर्पोरेट टैक्स रेट। मतलब टैक्स रेट है 0.30। टैक्स रेट पूरे कंपनी का ही सेम होता है, फिर वो डिबेंचर के लिए हो, प्रेफरेंस शेयर के लिए हो, इक्विटी के लिए हो, जिसके लिए भी हो, टैक्स रेट एक ही होता है, दैट इज 30%। आरपी का मतलब होता है रिडेम्पशन प्राइस, आईपी का मतलब होता है इशू प्राइस। तो हम लोग को लिखा है यहाँ पे 100 रुपीज पर डिबेंचर रिडीमेबल एट पार। पार का मतलब होता है 100, मतलब 100 का डिबेंचर था और पार पे रिडीम कर दिए। पार पे रिडीम कर दिए मतलब 100 के सामान का 100 में ही उसको रिडीम कर दिए, तो आरपी है 100। पार पे रिडीमेबल एट पार मतलब 100 पे। 4% फ्लोटेशन कॉस्ट, और इश्यू करते वक्त हम लोग का 4% फ्लोटेशन कॉस्ट लग गया। तो एक एक डिबेंचर था 100 रुपए का, उसका 4 रुपया हम लोगों का फ्लोटेशन कॉस्ट लग गया। तो इश्यू प्राइस से हम लोग 4 रुपया माइनस करेंगे तो 96 आएगा। और अगर एन का बात करें तो ये 10 आएगा। इसको सॉल्व करो। इसके बाद हम लोगों को दूसरा सोर्स निकालना पड़ेगा। दूसरा सोर्स सम में क्लियरली दिया था प्रेफरेंस शेयर, तो प्रेफरेंस शेयर के लिए हम लोग को केपी निकालना पड़ेगा। अभी केपी के लिए हम लोग को क्या इन्फॉर्मेशन दिया है, यहाँ क्लियरली लिखा है 100 रुपीज पर प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल एट पार, 5% कूपन रेट मतलब वो जो डिविडेंड का रेट रहता है, 2% फ्लोटेशन कॉस्ट, 10 ईयर्स मैच्योरिटी। तो इसमें हम लोग केपी का भी बड़ा वाला फॉर्मूला लिखेंगे, दैट इज D1 प्लस CDT प्लस RP माइनस IP बाई N बाई RP प्लस IP बाई 2 इंटू 100। अब ये सारा चीज कलेक्ट करना होगा। डी भी क्या है, जो सब में परसेंट दिया हुआ है, डी मीन्स डिविडेंड। डिविडेंड भी जो यहाँ पे कूपन रेट बोल के दिया है, 5% कूपन रेट दिया है, मतलब 5 इज डी। सीडीटी सब में नहीं दिया है तो 0। आरपी हम लोगों को कितना दिया है, इसमें क्या लिखा है, रिडीमेबल एट पार। रिडीमेबल एट पार मतलब 100 का प्रेफरेंस शेयर को 100 में ही रिडीम कर रहे हैं, तो रिडेम्पशन प्राइस 100 है। आईपी कितना होगा, 2% फ्लोटेशन कॉस्ट बोल रहा है, मतलब 100 से -2 हो जाएगा, मतलब 98। और एन इसमें भी दे दिया है 10, तो इसमें एन है 10। तो अगेन ये वाला पूरा फॉर्मूला में पुट करके हम लोग निकाल लेंगे। इसके बाद हम लोगों को थर्ड सोर्स निकालना पड़ेगा, दैट इज के ई। अब के ई का कौन सा फॉर्मूला, जो सब में दिया होगा उस हिसाब से। तो इसमें दिया है इक्विटी शेयर्स हैज 4 रुपीज फ्लोटेशन कॉस्ट, इसका भी फ्लोटेशन कॉस्ट है 4 रुपया। मार्केट प्राइस पर शेयर है 24। द नेक्स्ट ईयर एक्सपेक्टेड डिविडेंड इज ₹1। एक्सपेक्टेड डिविडेंड है मतलब ये D1 हम लोगों को दे रखा है, D1 है 1, जी है हम लोग का 0.05। तो फ्लोटेशन कॉस्ट है हम लोगों का 4, और P0 है हम लोगों का 24। तो हम लोग को सारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। तो D1 की जगह लिखेंगे हम लोग 1, क्योंकि फॉर्मूला था D1 बाई P0 प्लस G इंटू 100। तो D1 की जगह 1, P0 क्या है 24। बट हम एक बात बोले थे कि इससे हम लोग हमेशा माइनस कर देते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट को। तो फ्लोटेशन कॉस्ट कितना है 4, तो इससे 4 माइनस हो जाएगा, प्लस 0.05, ये पूरा ही होल इंटू 100।
तो अब हम लोगों का थर्ड सोर्स का भी आ गया 10%, केई भी आ गया। अब हम लोग को दो चीज निकालने बोला था, एक बार करने बोला था इस सम को बुक वैल्यू वेट से, एक बार करने बोला था मार्केट वैल्यू वेट से। तो हम लोग करेंगे कंप्यूटेशन, ये ए वाला पार्ट कर रहे हैं, कंप्यूटेशन ऑफ WACC बाई बुक वैल्यू वेट्स। तो रहेगा वही सोर्स, कॉस्ट, वेट्स और वेटेड कॉस्ट। सोर्स हम लोग के पास तीन था, डेट, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर। डेट का परसेंट दिया हुआ है हम लोगों को, डेट का परसेंट क्या था, डेट का परसेंट 7.55, प्रेफरेंस शेयर का परसेंट है 5.25 और इक्विटी का परसेंट था 10। वेट में हम लोग क्या करेंगे, बुक वैल्यू वेट्स है तो जो बैलेंस शीट में दिया रहता है वही वेट हम लोग ले लेंगे। मतलब ये जो यहाँ पे वेट दिया हुआ है कैपिटल स्ट्रक्चर में पहले से 5 लाख, 5 लाख और 10 लाख वही लिख लेंगे। डिवेंचर में 5 लाख, प्रेफरेंस शेयर में 5 लाख और इक्विटी शेयर में 10 लाख। जो गिवन है उसी को चुपचाप हम लोग लिख लेंगे, यही है बुक वैल्यू वेट्स। तो अभी मल्टीप्लाई करेंगे, 5 लाख इंटू 7.55, 377 5,000, 5.25 into 5 lakh, that is 2625,000 और यहाँ 100 लाख। इन सबको प्लस कर देंगे, 164 लाख। यहाँ पे 164 लाख हुआ और यहाँ पे हम लोग का 20 लाख। तो WACC कितना आ जाएगा, 164 लाख बाई 20 लाख। तो आ जाएगा 8.2%। इस तरह आ जाएगा बुक वैल्यू वेट्स। अब अगर हम लोग को करना है कंप्यूटेशन ऑफ WACC बाई मार्केट वैल्यू वेट्स, तो इसमें भी कॉलम तो सेम ही रहेगा, सोर्स, कॉस्ट, वेट्स और वेटेड कॉस्ट। सोर्स अगेन तीन ही है, डेट, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर। कॉस्ट भी सेम है, 7.55, 5.25 और 10। वेट यहाँ पे हम लोगों को मार्केट वैल्यू में निकालना पड़ेगा। ये कैसे निकालेंगे, देखो, हर चीज का पहले नंबर ऑफ डिबेंचर निकालना पड़ेगा। देखो 5 लाख रुपीज का डिबेंचर है, एक एक डिबेंचर 100 रुपीज का है, तो टोटल हम लोग के पास 5,000 डिबेंचर है। अब इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर का भी ऐसे 5 लाख रुपीज का प्रेफरेंस शेयर है, एक एक प्रेफरेंस शेयर 100 रुपीज का है, तो टोटल 5,000 प्रेफरेंस शेयर है। और इक्विटी शेयर 10 लाख का है, उसमें एक एक शेयर 10 रुपए का है, तो टोटल हमारे पास 10,000 इक्विटी शेयर है। और नीचे मार्केट प्राइस दिया हुआ है, डिबेंचर का है 105, प्रेफरेंस शेयर का है 110 और इक्विटी शेयर का है 24। तो अब हम लोग जा रहे हैं मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल में। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है, देखो जब भी हम लोग नया फंड रेज करते हैं ना, जैसे सोचो पहले हम लोगों का कैपिटल, जैसे रुको, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को MCC कहते हैं। अब सोचो पहले से हम लोगों के पास इतना कैपिटल है, 5 लाख, 5 लाख, 10 लाख, पहले से हम लोग का कैपिटल इतना है। बट बाद में बोलेगा कि कंपनी और भी कैपिटल रेज कर रहा है, मतलब और भी डिवेंचर रेज कर रहा है, और भी प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहा है, और भी इक्विटी शेयर इशू कर रहा है, और जब नया नया इशू के बारे में बोलेगा तो वहां पे मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट होता है, जब भी बात आएगा कि रेज हो रहा है न्यू फंड। हाँ,
तो इलस्ट्रेशन 18 में क्या बोल रहा है, एबीसी लिमिटेड हैज द फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर। इसका पहले से ये कैपिटल स्ट्रक्चर है, मतलब इसके कैपिटल में पहले से 14% वाला डिबेंचर है 30,000 रुपीज का, 11% प्रेफरेंस शेयर है 10,000 रुपीज का, इक्विटी शेयर है पहले से 1,60,000। टोटल पहले से इस कंपनी का 2 लाख का कैपिटल है। द कंपनी शेयर हैज अ मार्केट प्राइस 23.60। इक्विटी शेयर का मार्केट प्राइस दिया हुआ है। नेक्स्ट ईयर डिविडेंड पर शेयर 50% ऑफ द ईयर ईपीएस। हम लोग का डिविडेंड भी दिया हुआ है 50% ऑफ ईपीएस। फॉलोइंग इज द यूनिफॉर्म ट्रेंड ऑफ ईपीएस। नीचे ईपीएस दे दिया है कि हम लोग डिविडेंड निकाल सके, क्योंकि डिविडेंड बता रहा है 50% ऑफ ईपीएस, तो ईपीएस नहीं रहेगा तो डिविडेंड नहीं निकाल पाएंगे, इसलिए ईपीएस दिया है। The company issued new debenture carrying 16% rate of interest. तो marginal cost of capital में क्या होता है, हम नया डिबेंचर और इशू कर रहे, पहले से जो है वो तो है ही, और हम नया डिबेंचर इशू कर रहे हैं 16% रेट ऑफ इंटरेस्ट वाला। पहले जो डिबेंचर था वो 14% इंटरेस्ट रेट वाला था, बट जो अभी इशू कर रहे हैं वो 16% वाला डिबेंचर है। एंड द करंट मार्केट प्राइस ऑफ डिबेंचर इज 96। डिबेंचर का भी करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 96। प्रेफरेंस शेयर ऑफ 9.20 वेयर ऑल्सो इशूड। हम लोग कुछ प्रेफरेंस शेयर भी नया इशू किए हैं 9.20 रुपीज का, और प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड दे दिया है 1.1। कैलकुलेट आफ्टर टैक्स। ध्यान से देखना, अगर आफ्टर टैक्स बोलता है तो कुछ चेंजेस आए। तो पहले बोल रहा है कॉस्ट ऑफ न्यू डेट, सिर्फ न्यू डेट का कॉस्ट निकालने बोल रहा है, ओल्ड डेट का नहीं। कॉस्ट ऑफ न्यू डेट मतलब ये जो 16% वाला अभी अभी हम लोग इश्यू किए हैं 96 रुपीज करेंट मार्केट प्राइस है, इसका हम लोगों को बोल रहा है केडी निकालो। अब इलस्ट्रेशन 18 में हम लोग सबसे पहले निकालेंगे केडी। केडी का फॉर्मूला हम लोग को पता है, आई 1 - टी बाई नेट प्रोसीड्स इनटू 100। आई हम लोगों को क्लियरली बोला था कि न्यू डिवेंचर का ही निकालना है, तो आई है हम लोगों का 16। टी हम लोगों को सब में देखना होगा। टी हम लोगों को दे रखा है कंपनी इज इन 50% टैक्स ब्रैकेट, मतलब 0.50। नेट प्रोसीड्स यहाँ पे कितना होगा, हम लोग को क्लियरली बोला है कि अभी नेट प्रोसीड्स का मतलब हम इशू प्राइस बोले हैं, और ये करंट मार्केट प्राइस को ही इशू प्राइस बोलते हैं, हम लास्ट क्लास में ही बताए थे। तो 96 हम लोगों का नेट प्रोसीड्स है, तो उस हिसाब से हम लोग का केडी आ जाएगा 16, 1 - 0.50 बाई 96 इंटू 100। इसको जब हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 0.5 इंटू 16 बाई 96 इंटू 100, 8.33%। तो ये हम लोग का केडी आ गया। अब नेक्स्ट बोला है कॉस्ट ऑफ न्यू प्रेफरेंस शेयर। हम लोगों को कॉस्ट बोल रहा है न्यू प्रेफरेंस शेयर का निकालना। प्रेफरेंस शेयर का भी यहाँ पर कहीं पर भी एन नहीं दिया हुआ है। अगर एन नहीं दिया हुआ है तो फिर हम लोग इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इसको समझेंगे। तो केपी का फिर फॉर्मूला हो जाएगा डी बाई P0 इंटू 100। तो हम लोग का डी कितना है, डिविडेंड वही होता है जो परसेंट का साइन बना हुआ रहता है। प्रेफरेंस शेयर का हम लोग को नहीं बता रहा है कि कितना परसेंट वाला अभी इश्यू किए हैं, तो जो पहले होगा वही मान लेंगे। तो पहले भी हम लोगों का 11 वाला था। अच्छा, डिविडेंड चाहिए, हाँ, तो हम लोग के पास 11% वाला प्रेफरेंस शेयर था। तो अच्छा देखो, एक चीज समझना होगा, प्रेफरेंस शेयर 100 रुपीज का, देखो ये जो हम लोग परसेंट मारते हैं ना, ये जो 16% रहता है, ये हमेशा 16 नहीं लिख लिया जाता है, ये 16% ऑफ 100 रुपीज निकाला जाता है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को आई लिखना है, इंटरेस्ट। तो एक एक डिबेंचर कितने का रहता है, अगर सब में नहीं बोलता है तो एक डिबेंचर हमेशा 100 का होता है, एक प्रेफरेंस शेयर भी हमेशा 100 का होता है, एक इक्विटी शेयर हमेशा 10 रुपीज का होता है। मतलब डिबेंचर और प्रेफरेंस शेयर 100 रुपए का होता है, और इक्विटी शेयर 10 रुपए का होता है। तो डिबेंचर ये जो 16 था ना, 16% ऑफ 100 करते हैं तो 16 आता है। तो प्रेफरेंस शेयर का भी एक शेयर का दाम नहीं बता रहा है, पर 100 रुपीज का है,
ये भी सम में फिक्स नहीं है। देखो प्रेफरेंस शेयर एक 9.20 का है, अगर एक एक प्रेफरेंस शेयर 100 रुपीज का होता तो आज उसका करंट दाम 9.20 नहीं होता। तो इससे ये पता चलता है कि एक एक प्रेफरेंस शेयर 10 रुपए का था, तभी तो हम लोग एक एक प्रेफरेंस शेयर को 9.20 में अभी इश्यू कर रहे हैं। 100 का सामान कोई 9.2 में तो नहीं बेचेगा, 10 रुपए का सामान को 9.2 में बेचेगा। तो क्या समझना है, डिविडेंड कितना है, 11% ऑफ 10 रुपीज। ये हम लोग को समझना है, 11% ऑफ 10 रुपीज मतलब 1.1। अब ये स्टूडेंट बोलेगा हम लोग को कैसे पता चलेगा, तो थोड़ा कॉमन सेंस अप्लाई करना होगा। हम लोग को बोल रहा है अभी इश्यू कर रहे हैं 9 रुपया 20 पैसा में, तो 100 रुपया का प्रेफरेंस शेयर को 9 रुपया में तो इश्यू नहीं करेंगे, 10 रुपया का प्रेफरेंस शेयर को 9.2 में इश्यू करेंगे। इसलिए एक का दाम जितना है उसके ऊपर हम लोग को डिविडेंड मिलता है। और P0 तो अभी बताए थे, करंट मार्केट प्राइस, दैट इज 9.2। तो यहाँ पे 1.1 बाई 9.2 इंटू 100, तो 1.1 बाई 9.2 इंटू 100, तो आ जाएगा 11.96%। के बाद रोमन 3 में हम लोगों को बोल रहा है कि कॉस्ट ऑफ न्यू इक्विटी शेयर निकालो, अज्यूमिंग न्यू इक्विटी शेयर फ्रॉम रिटेन अर्निंग। ये बात छोड़ो, हम लोग को बोल रहा है इक्विटी शेयर का हम लोगों को निकालना है, मतलब के ई निकालना है। के ई का फॉर्मूला D1 बाई P0 प्लस G ब्रैकेट में इंटू 100। अब D1 इसमें कैसे निकलेगा, D1 बोल रहा है कि D1 बता रहा है, देखो नेक्स्ट ईयर डिविडेंड पर शेयर इज, नेक्स्ट ईयर का डिविडेंड मतलब D1 50% ऑफ 2021 ईपीएस। 2021 का ईपीएस है 2.36, तो 2.36 का 50% हम लोग का D1 है, मतलब 2.36 इंटू 50%, मतलब D1 है 1.18, क्योंकि 50% ऑफ 2021 ईपीएस लिखा है, 2021 का ईपीएस 2.36 है, उसका 50% D1। P0 तो क्लियरली ही ऊपर दिया हुआ है कि करंट मार्केट प्राइस है उसका 23.6, तो ये भी है, पर हम लोग के पास G नहीं है। अब G दिया हुआ नहीं है तो ये ईपीएस के हेल्प से, ये जो इतना बड़ा चार्ट दिया ना, इसके हेल्प से निकालेंगे। तो G का फॉर्मूला क्या होता है, जी अगर निकालना है तो इसको कैसे करेंगे, अच्छे से G इक्वल टू लिखो। G इक्वल टू हम लोग लिखेंगे करेंट ईयर माइनस लास्ट ईयर बाई लास्ट ईयर इंटू 100। ये करेंट ईयर से क्या मतलब है, कोई भी करेंट ईयर ले लो, मतलब अगर हम लोग 2013 को करंट ईयर लेंगे तो इसका लास्ट ईयर है 2012, अगर हम लोग 2014 लेंगे करंट ईयर तो इसका लास्ट ईयर है 2013, मतलब कोई भी 2 साल को माइनस कर लो। हम शुरू का ही 2 साल को कर लेते हैं। 2013 का फिगर क्या है 1.10 माइनस इसका लास्ट ईयर 2012, तो -1 डिवाइडेड बाई लास्ट ईयर मतलब 1। ऐसे कोई का भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है शुरू का ही लेना है, आंसर एक ही आएगा, ग्रोथ रेट एक ही आएगा। तो ये 1 इंटू 100, तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 10%, मतलब ग्रोथ रेट है 0.10, ये हम लोग का G है। तो D1 है 1.18, 23.6 प्लस 0.10 ब्रैकेट करके इंटू 100। तो ये आ जाएगा हम लोगों का 15%। अब हम लोग को एट द एंड क्या बोल रहा है, एट द एंड निकालने बोल रहा है कैलकुलेट मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल व्हेन नो न्यू शेयर्स आर इशूड। मतलब मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने बोल रहा है जब मान लो हम लोग कोई नया शेयर इशू नहीं किए हैं, तो फिर हम लोग बी देकर क्या लिखेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कंप्यूटेशन ऑफ marginal cost of capital
इसमें भी सेम हम लोग लिखेंगे सोर्स। सोर्स हम लोग के पास 3 था, डिबेंचर, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर। बगल में लिखेंगे कॉस्ट। डिबेंचर का कॉस्ट आया था, अच्छा 8.33। प्रेफरेंस शेयर का आया था 11.96 और इक्विटी शेयर का आया 15। और हम लोगों को बोल रहा है कि मान लो जब हम लोग कुछ भी नया इशू नहीं किए थे, नया शेयर इशू नहीं किए थे, तो बगल में हम लोग लिखते हैं वैसे तो वेट और यहाँ पे वेटेड कॉस्ट। तो हम लोग का वेट कितना होगा? तो जब हम लोग कुछ भी इशू नहीं किए थे तब का हम लोग लेंगे, जो कि है 30,000। पहले निकालने बोल रहा है, मान लो हम लोग कुछ भी नया इशू नहीं किए, वे नो न्यू शेयर्स आर इशूड, मतलब कुछ भी नया जब इशू नहीं किए हैं तब का 30, 10 और 1,60,000। अगर हम लोग न्यू शेयर्स को कंसिडर नहीं करेंगे, मतलब कुछ भी नया चीज को कंसिडर नहीं करेंगे, उसको कैलकुलेशन में नहीं लेंगे, तो डब्ल्यूएसीसी में और एमसीसी में कोई डिफरेंस नहीं है। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल और मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल फिर सेम चीज ही है। तो अभी इसमें कोई नजर नहीं आया क्योंकि सम में बोल दिया था मान लो कुछ भी न्यू इश्यू नहीं किए, फिर एमसीसी निकालो, तो सिंपल डब्ल्यूएसीसी की तरह निकाल देंगे, तब कुछ भी डिफरेंस नहीं है।